एंड वेलकम। स्वागत है आपके मेरी यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ पे। और आज की वीडियो पर हम देखने वाले आईसीसी क्लास 10 फिजिक्स के अपने चैप्टर 9 हाउस होल्ड सर्किट्स के पार्ट बी। और ये जो है ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। तो इसमें हम पढ़ेंगे सम एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ हाउस वायरिंग सिस्टम। रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से जो रिड्यूस सिलेबस में दिया रहेगा हम वही पढ़ेंगे। जो चीज़ हटा दी गई है हम वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। तो शुरुआत फ्यूज़ से होता है। आप सभी जानते हैं कि फ्यूज़ या फिर एमसीबी हमारे मीटर के पहले कनेक्ट रहता है, जो कि लाइव वायर से कनेक्टेड रहता है। और उसका काम यही रहता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट तक या फिर एक सेफ लिमिट तक जो करंट है वो फ्लो करेगा। अगर उससे सेफ लिमिट या एक फिक्स्ड अमाउंट से करंट अगर फ्लो करना फिर उसके तक पहुंच जाएगा, सो आपकी जो फ्यूज़ है उसके अंदर का जो वायर है वो मेल्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, सर्किट हो जाएगा ब्रेक और आपकी जो अप्लायंसेस है वो बच जाएगी। सो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो है हमारा एक सेफ्टी गार्ड भी है, सेफ्टी डिवाइस भी है, ठीक है। और उसी जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट जो फ्यूज़ का होता है, या फिर जितना वो फ्यूज़ है उस करंट को पास कर सकता है अपने अंदर, उसे ही हम क्या कहते हैं, करंट रेटिंग, ठीक है। तो वहाँ पर फ्यूज़ की डेफिनेशन दी गई है। अगर आप चाहो तो अपने लैंग्वेज में तो लिख ही सकते हो, इतना तो आप एक्सप्लेन समझ गई होंगी पहले पार्ट से। पर अगर आपको बुकिश लैंग्वेज में लिखना तो आप ये लिख सकते हो दैट एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच इज यूज्ड टू लिमिट द करंट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। द यूज ऑफ अ फ्यूज सेफगार्ड द सर्किट एंड द अप्लायंसेस कनेक्टेड इन द सर्किट फ्रॉम बीइंग डैमेज, ठीक है। डैमेज से बताता है सर्किट को भी, सर्किट तो ब्रेक हो जाता है तो अपना जो मेन अप्लायंसेस है वो भी बच जाता है और बाकी जो सर्किट है वो भी बच जाती है, ठीक है। प्रिंसिपल आपसे पूछे जाने वाले नहीं है, सो प्रिंसिपल को आप हटा सकते हो। उसके बाद आता है एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल है कि अ फ्यूज वायर ऑफ करंट रेटिंग 1 एम्पियर इज ऑफ रेडियस 0.2 मिलीमीटर while the fuse wire of a current rating 8 एम्पियर is of radius 0.8 मिलीमीटर। क्या लिखा है कि एक करंट रेटिंग फ्यूज है, एक फ्यूज वायर है जिसकी करंट रेटिंग है 1 एम्पियर और उसका रेडियस है 0.2 मिलीमीटर, और एक फ्यूज वायर जिसकी करंट रेटिंग है 8 एम्पियर और उसकी जो रेडियस है वो है 0.8 मिलीमीटर। तो यहाँ क्या लिखा है, थर्स द थिकनेस ऑफ फ्यूज वायर डिपेंड्स ऑन द करंट रेटिंग। कि जो थिकनेस ऑफ फ्यूज वायर है, जो फ्यूज के अंदर जो वायर लगता है वो थिकनेस के ऊपर भी आप कह सकते हैं कि ज़्यादा थिक हुआ तो उसकी जो करंट रेटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, और अगर थिकनेस अगर वो थिन है या फिर थिनेस्ट है तो उसकी जो करंट रेटिंग है वो काफ़ी कम होगी। यहाँ पर लिख दिया गया हायर द करंट रेटिंग थिकर द फ्यूज वायर। जितना करंट रेटिंग ज़्यादा होगा थिकर वायर उतनी होगी, जितनी कम होगी उतनी थिन होगी। मटेरियल ऑफ फ्यूज में चलिए देख लेते क्या लिखा है। सो अ फ्यूज इज शॉर्ट एंड थिन पीस ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाई रेसिस्टेंस सो एज अ प्रोड्यूस सफिशिएंट हीट टू मेल्ट इट। जो फ्यूज है वो एक छोटा सा थिन एक पीस है वायर है, ठीक है। एक यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका, जिसके पास हाई रेसिस्टेंस है और जिससे कि वो जो है वो मेल्ट कर लेगा अपने खुद को, जो वायर है। इट इज़ मेड अप ऑफ अ मटेरियल ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट सो दैट इट मेड ईजिली मेल्ट ड्यू टू ओवर हीटिंग व्हेन करंट इज एक्सेस टू द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट पासिस थ्रू इट। वो काफ़ी जो मटेरियल है फ्यूज़ का, जो वायर है वो काफ़ी लो मेल्टिंग होता है, उसकी जो क्वालिटी होती है काफ़ी लो मेल्टिंग पॉइंट पे रहता है। वो थोड़ा सा भी अगर हीट दोगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, और ऐसा सिर्फ इसलिए रहता है क्योंकि जितनी जल्दी आपकी जो वायर है मेल्ट होगी, आपका जो आगे का सर्किट है और आगे का जो अप्लायंसेस है वो उतनी जल्दी बचेगा। जैसे सेफ लिमिट अपना क्रॉस करना चाहा वायर, तुरंत मेल्ट हो गई, तुरंत ब्रेक हो गई, तो सर्किट भी रुक गया और आपकी अप्लायंसेस भी बच गई, कोई नुकसान हुआ ही नहीं। फिर लिखा है जनरली एन alloy of lead and tin is used as the material of the fuse wire because its melting point is low, 250 degrees Celsius, and specific resistance is more than the copper, aluminum, etc. So basically हम यूज़ करते हैं alloy of lead and tin, तो इन सभी चीज़ों का यूज़ होता है फ्यूज़ वायर में। सो हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूज़ वायर, या फिर कह देगा कि आप पूरे फ्यूज़ को डायग्राम देकर आप उसको पूरा एक्सप्लेन करो। सो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो, और एक्सप्लेन करने के लिए आपको फ्यूज़ के अंदर कौन सी वायर लगती है वो भी आपको जानना ज़रूरी है। सो फ्यूज़ के अंदर वायर लगती है अलॉय ऑफ लीड या फिर टिन की वायर लगती है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी लो होती है। और कितनी होती है वो, लगभग 250 डिग्री सेल्सियस होती है, उससे कम हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 252-53 लगभग कह रहे हैं 250, तो आप थोड़ा 19-20 समझ लो। पर अगर एग्जाम में आपको लिखना है तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड सफिशिएंट है।
और जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है कॉपर और एल्यूमिनियम से, मतलब आपका जो, और ये जो है ये हाई रेसिस्टेंस रहता है। हाई रेसिस्टेंस में क्या है, वही है कि जल्दी क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, वही बात है, ठीक है। फिर आगे लिखा है इसकी वर्किंग, सॉरी उसके नीचे और एक चीज़ है वो पहले पढ़ लेते हैं हम, अगर इंपॉर्टेंट होगा सो हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हाँ, नीचे जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि कॉपर और एल्युमिनियम किस लिए यूज़ नहीं किया जाता। ये इसलिए यूज़ नहीं किया जाता फ्यूज़ वायर में, एज अ फ्यूज़ वायर से इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई है, ये लगभग 1080 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, जो कि आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। और कितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा तो वो सर्किट तुरंत ब्रेक करेगा नहीं, साथ ही साथ इसकी जो वायर होती है वो भी काफ़ी थिक होती है, तो वो काफ़ी टाइम लगेगा उसको ब्रेक होने में, और तब तक जो हमारा अप्लायंसेस है और आगे का जो सर्किट है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, यानी शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस क्या हो तो कन्फर्म है, होगा ही, ठीक है, क्योंकि सेफ लिमिट एक्सीड कर दे रहा है, एक्सीड्स, तो जाहिर सी बात आगे का जो अप्लायंसेस है और सर्किट है वो तो ब्रेक हो गई। फिर नीचे कंस्ट्रक्शन, सो फ्यूज़ की कंस्ट्रक्शन चलिए देखते हैं। तो फ्यूज़ की कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले बताया गया है कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन फ्यूज़ अरेंजमेंट। तो एक ये जो फ्यूज़ है ये काफ़ी कॉमन फ्यूज़ अरेंजमेंट है। इसमें एफ जो है फ्यूज़ वायर उसको स्ट्रेच किया गया है बिटवीन टू मेटेलिक टर्मिनल्स T1 और T2, ठीक है। फ्यूज़ वायर को स्ट्रेच करके इन दोनों में फंसा दिया गया है T1 T2 टर्मिनल में इन प्रोक्लेम होल्डर, ठीक है, प्रोक्लेम होल्डर के मदद से। सिंस प्रोक्लेम इज एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो प्रोक्लेम है वो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, इंसुलेट इलेक्ट्रिसिटी। This holder fits into a Proclaim socket having two metallic terminals to each of which the live wire of circuit is connected, thus the fuse wire get connected to the live wire। और नीचे जो इसका जो होल्डर रहता है उससे एक लाइव वायर एक साइड से कनेक्ट रहती है T1 पे, और T2 पे भी लाइव वायर कनेक्ट रहती है। और जब फ्यूज़ को हम दबाते हैं बंद करते हैं तो हमारा जो लाइव वायर है वो दोनों ही कहाँ कनेक्ट हो जाती है, हमारे दोनों ही टर्मिनल्स में T1 और T2 में। तो ये कंस्ट्रक्शन है, डायग्राम अच्छे से देख लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है, डायग्राम दे देगा, आपको एक्सप्लेन करने को लिख देगा, तो देख लेना। वर्किंग देख लेते हैं। सो व्हेन करंट इन दिस सर्किट एक्सीड्स द स्पेसिफिक वैल्यू ड्यू टू एनी रीजन सच एज हाई वोल्टेज, शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडेड एक्सेट्रा, द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर rises to extent that in metals, as a result a gap produces and the circuit breaks। so यहाँ पर कहा गया है कि जब करंट है उसकी जो करंट है द सर्किट अगर वो बढ़ जाता है किसी भी कारण से, या फिर वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, हाई वोल्टेज हो सकता है, ओवरलोडिंग हो सकता है, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और फ्यूज वायर जो है वो बीच से क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने के बाद एक गैप बन जाएगा, जो गैप आपका किसका काम करेगा, सर्किट को ब्रेक करने में काम करेगा। सो आपका सर्किट हो गया ब्रेक, आगे की अप्लायंसेस आपकी बच गई, आगे का सर्किट बच गया। फिर क्या लिखा है, नाउ करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द लाइव वायर। हाँ, करंट अब लाइव वायर से फ्लो नहीं कर रहा है, एंड द अप्लायंसेस और द सर्किट इज सेफ, हमारे अप्लायंसेस जो है वो बच गए हैं अब। आफ्टर रिमूविंग द फॉल्ट इन द सर्किट, अ न्यू फ्यूज वायर ऑफ द सेम करंट रेटिंग इज कनेक्टेड इन द होल्डर टू कंप्लीट द सर्किट अगेन। और हम फिर से देखेंगे कि चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है, फ्यूज को खोला, देखा कि ये तार तो मेल्ट हो गया, फिर हम स्क्रू ड्राइवर से दोनों नट को खोलकर तार को निकालेंगे, दूसरी तार लगा लेंगे और फिर जोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो गया, वापस से सर्किट कंप्लीट हो गया। सो ये थी इसकी वर्किंग। तो आगे बढ़ते हैं। सो आगे लिखा है, nowadays the costly appliances such as refrigerator, air conditioner, geyser, television etc are provided with a cartridge type of fuse, ठीक है। ये इस टाइप का फ्यूज़ अभी आप तो नहीं देखेंगे इस टाइप का फ्यूज़। अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट होगा ये सब चीज़ों में, घर के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में, तो आपने ज़रूर देखा होगा, अगर नहीं होगा इंटरेस्ट तो फिर नहीं देखा होगा। एक छोटा सा रहता है एकदम, बहुत काफ़ी छोटा सा, बड़ा डायग्राम आप बड़ा मत समझ लेना, काफ़ी छोटा सा रहता है, एक लाइट की तरह, एक क्या बोलते हैं दिवाली में जब हम लाइट लगाते हैं ना छोटा छोटा, उस लाइट की तरह ही रहता है एकदम। इसकी करंट रेटिंग होती है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 13 एम्पियर, ऐसे ऐसे करके करंट रेटिंग रहती है। और ये है उसका डायग्राम। एक ग्लास केस रहता है, फ्यूज वायर रहता है अंदर में, और साइड साइड में मेटल कैप्स रहती है। रीज़न फॉर कनेक्टिंग द फ्यूज इन द लाइव वायर। अभी इतना हमने राम कहानी पढ़ लिया है, अभी फिर भी यहाँ लिख रहा है कि क्या रीज़न है कि फ्यूज़ को हम लाइव वायर में ही कनेक्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं द फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द लाइव वायर बिफोर द अप्लायंसेस,
so that the current in circuit exceeds the rating of fuse, it may melt and break the circuit first. Before the current reaches the appliances, thus no current flows in the appliances. कहा गया है सेम चीज़ कि अगर करंट की लिमिट बढ़ जाती है तो क्या होगा, अगर लाइव वायर इसलिए कनेक्ट किया जाता है फ्यूज़ में, अगर करंट की लिमिट बढ़ जाती है तो तुरंत क्या होगा, फ्यूज़ के अंदर का जो वायर है वो मेल्ट हो जाएगा, और जो करंट है वो फ्यूज़ के पास कर रही थी, और फ्यूज़ ही का अंदर का वायर जब टूट जाएगा तो करंट तो आगे पास करेगी ही नहीं ना। सो क्या होगा, आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेंगे, आपके अप्लायंसेस बच जाएंगे, आपके सर्किट बच जाएगी। फिगर 9.16, द फ्यूज एफ इज कनेक्टेड इन द लाइव वायर joined to the appliances through the mains, the circuit is complete and current flows in the appliances. ठीक है, और 9.16 में क्या दिया हुआ है, ड्यू टू हाई वोल्टेज फ्लक्शन और शॉर्ट सर्किटिंग इट एक्सेसिव सर्किट flows the fuse F blow off circuit become incomplete and no current flows in the appliances. ठीक है, ये लाइव वायर है, यहाँ से करंट जा रही है और ये फ्यूज़ है। अभी मान लो अगर लाइव वायर से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी आ गई किसी भी कारण से, शॉर्ट सर्किट हो गया, ओवरलोडिंग हो गया, हाई वोल्टेज हो गया, सो डायरेक्ट फ्यूज़ के पास जाएगी। अगर लाइव वायर से कनेक्ट है तो फ्यूज़ के पास जाएगी, और फ्यूज़ के पास गया, फ्यूज़ उतना सही नहीं सकता, जितनी उसकी एम्पियर होगी, रेट करंट रेटिंग होगा वो उतना ही सहेगा। अगर वहाँ तक गया वो नहीं सह पाया तो यहाँ से ब्रेक हो गया तो किस चीज़ दिखेगा, आपके अप्लायंसेस क्या हो गया, बच गया ना भाई, अब तो करंट नहीं ना फैला रही है, तो आपके अप्लायंसेस बच गया और आगे का सर्किट बच गया, तो आपको तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब क्या लिखा है कि यहाँ पर जो लिखा है ना, ये थी राम कहानी, ये लिखी है कि न्यूट्रल में क्यों नहीं कनेक्ट करना चाहिए। सो न्यूट्रल में इसलिए नहीं कनेक्ट करना चाहिए, ये देखो, क्योंकि करंट तो आपका लाइव वायर ना का ये कंटेन करता है, जितनी भी करंट है लाइव वायर भेज रहा है। अभी ओवरलोडिंग हो, हाई वोल्टेज हो, चाहे कुछ भी हो, सो डायरेक्ट करंट तो ये दे ही रहा है अप्लायंस को, ये दे ही रहा है। और मान लो हाई वोल्टेज आया तुरंत तो ये तो दे दिया ना, आपका अप्लायंस आपका उड़ गया। अब यहाँ न्यूट्रल पे लगा कर क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा है? जो एनर्जी नहीं यूज़ में आती है वो न्यूट्रल से वापस आ जाती है। सो सब तो एनर्जी तो अब वो ले ही ले रहा है, वो तो ख़त्म हो गया, अप्लायंसेस तो आपका ख़राब। तो जो भी है फ्यूज़ लाइव वायर से कनेक्ट होता है, लाइव वायर में करंट जाती है, लाइव वायर से ही सब कुछ होता है, ठीक है। न्यूट्रल पे लगा कर कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो आप लोग भी देख लो, करंट रेटिंग ऑफ अ फ्यूज़ काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ है, बस पढ़ना है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि क्या बोलते हैं, लाइट और फैन में फ्यूज़ वायर लगाया जाता है जब, तो उसकी जो करंट रेटिंग होती है वो 5 एम्पेयर होती है, और इसीलिए वहाँ पर 5 एम्पेयर का लगाया जाता है क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी रहती है वो 5 एम्पेयर की रहती है, ठीक है। तो कुछ बड़ी चीज़ नहीं थी। फिर क्या दिया, एक थिक फ्यूज़ वायर है, हायर करंट रेटिंग की 15 एम्पेयर की, जो कि हैवी करंट कंज्यूम करता है, दैट सच एज एयर कंडीशनर, गीज़र, वॉशिंग मशीन, क्योंकि वो क्या है, उसकी 15 एम्पेयर की कैपेसिटी है। वही सेम चीज़ दिया, और जितना कैपेसिटी है आप उतना ही रखो क्योंकि वो अच्छा रहेगा। अगर उससे कम आती है तो वो कोई दिक्कत नहीं करेगा आपको, लेकिन अगर उससे ज़्यादा जाती है तो आपकी अप्लायंसेस डैमेज कर देगा। जैसे कि एक रिंग सिस्टम जो है, हमारे रूम में जो रिंग सिस्टम है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 30 एम्पेयर होता है, इसीलिए क्या है कि वो 30 एम्पेयर का फ्यूज़ लगाते हैं, ठीक है। द करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज इन अ सर्किट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशन। तो एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि करंट रेटिंग ऑफ अ फ्यूज इन अ सर्किट हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, किस तरीके से, टोटल पावर ऑफ अप्लायंसेस इन अ सर्किट बाय वोल्टेज ऑफ द सप्लाई। सो ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना। आई होप न्यूमेरिकल्स बनेंगे, ज़रूर बनेंगे, फिजिक्स न्यूमेरिकल का ही खेल है। एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल्स बहुत साथ देगा, थ्योरी बिल्कुल नहीं साथ देगी, क्योंकि फिजिक्स हर साल की तरह इस साल भी ज़रूर फंसाएगा, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल आपके सही हुए तो सारे नंबर मिल जाएंगे, थ्योरी नहीं सही करते यार वो। उसके बाद एक चार्ट दिया है, करंट रेटिंग ऑफ अ फ्यूज फॉर वेरियस अप्लायंसेस। सो अप्लायंसेस है, उसके पावर रेटिंग है, और करंट ड्रॉन इन रनिंग कंडीशन, और करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला देखा था कि करंट रेटिंग ऑफ अ फ्यूज इन अ सर्किट, तो टोटल पावर अप्लायंसेस इन सर्किट और वोल्टेज ऑफ द सप्लाई, ठीक है। ये आप याद कर लेना, यहाँ से आपके जो न्यूमेरिकल्स है वो बन जाएंगे। ये फॉर्मूले याद कर लेना, क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा रहेगा पहले से। ये छोटा सा एक बॉक्स है, इसको भी आप याद कर लेना, प्लीज़ याद कर लेना, क्योंकि आई होप आपको अगर पूछेगा सो ये पूछ सकता है आपको, ये दे देगा, ये दे देगा, ये निकालो, ये दे देगा, ये दे देगा, ये निकालो, ठीक है। सो बेसिकली फॉर्मूला ये आप देख लेना, समझ जाओगे।
क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ा था कि हमें किसी जैसे मान लो एक फ्रीज है 8 घंटा चलता है दिन में 30 मिनट, सो उसकी कॉस्ट ऑफ पैसा निकालिए कितना है 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, सो फिर आपको निकालना पड़ता था। तो ऐसे यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं ईजिली, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर देखिए नोट आपकी जिम्मेदारी है पढ़ना, इसलिए नोट को हाईलाइट करना ज़रूरी है क्योंकि नोट में ऐसा कुछ नहीं रहता है कि जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और कोई नई चीज़ रहेगी। नोट में वो चीज़ रहता है जो आप अपने आप तक पढ़ा कि आपने क्या पढ़ा, ठीक है, उसी का एक एडवांस फेज रहता है। सो अगर आपने वो अच्छे से समझ लिया होगा तो आपको नोट समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आप नोट खुद से पढ़ोगे तो ये आपके लिए अच्छा है कि आप थोड़ा दिमाग लगा रहे हो कुछ चीज़ समझने में। अगर आपको सब चीज़ बनी बनाई मिल जाए तो फिर बात नहीं बनेगी आगे, ठीक है। अब आता है एमसीबी। सो एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सो नाउअडेज इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्यूज, MCB is used each individual circuit. If due to short circuit or some fault a heavy current flows in a line, the MCB fall down to switch off the circuit in a very short time, which is almost 25 millisecond. जो MCB है वो फ्यूज़ का एक एडवांस मॉडल है, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। फ्यूज़ का एक एडवांस मॉडल है, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ये सेम काम करता है। आई होप कि भी आपके काफ़ी सारे घरों में भी MCB यूज़ किया जाता है, जो ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे टिप नहीं होता है ऊपर नीचे। अगर आपके घर में मोटर होगा तो वहाँ तो MCB लगा ही रहता है, वो तो कंफर्म है। और घर में आई होप अगर सबके लगा होगा तो अच्छी बात है, आप समझ गए MCB क्या होता है। तो MCB कुछ इस तरीके का होता है, ऊपर नीचे होता है। ऊपर करने से क्या होती है, जो करंट है वो ऑन रहता है, नीचे करने से करंट ऑफ हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ये भी एक फ्यूज़ की तरह काम करता है। जैसे ही करंट उस MCB के करंट रेटिंग को छू देती है, तुरंत वो क्या होता है, MCB ट्रिप कर जाता है, नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरने से क्या हो जाता है, सर्किट हो जाता है ब्रेक। अब यहाँ पर सर्किट कैसे ब्रेक होता है कि यहाँ पर आपका जो MCB वो डैमेज ही नहीं होता है। फ्यूज़ क्या होता था, फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाता था, फिर खोलो, फिर फ्यूज़ में वायर लगाओ, फिर उतना तामझाम होता था। यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर आपका जो स्विच है वो ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगा, फिर जैसे कुछ नॉर्मल होगा वापस स्विच ऊपर कर दो, वापस आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर कोई आपको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है और एक्स्ट्रा मेहनत नहीं है। और ये सिर्फ टाइम लेता है 25 मिलीसेकंड नीचे गिरने में। जैसे आपकी करंट रेटिंग को छुआ, MCB की करंट रेटिंग को करंट ने छुआ, तुरंत 25 मिलीसेकंड में वो ट्रिप कर जाएगा, वो नीचे गिर जाता है, ठीक है। आफ्टर रिपेयरिंग द फॉल्ट इन द सर्किट, द MCB इज देन रेज्ड अप। आगे की जो सर्किट प्रॉब्लम थी, हाई वोल्टेज या शॉर्ट सर्किट जो भी प्रॉब्लम, उसको ठीक करो और वापस उसको ऊपर उठा दो। मतलब कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है कि फ्यूज़ का वायर बदलना पड़ता था, इसमें वायर नहीं बदलना है, डायरेक्ट ऊपर कर दो, नॉर्मल हो जाने का कंडीशन, वहाँ पर सब ठीक करने के बाद यहाँ पर ऊपर कर देना है बस, ठीक है। Thus the MCB is more convenient than the fuse because it avoids inconvenience of connecting a new fuse wire, ठीक है। फ्यूज़ वायर हमें नहीं लगानी पड़ती दोबारा, और इट मच सेफर ड्यू टू क्विक रिस्पॉन्स, और ये सेफ भी है क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखें तो 25 मिलीसेकंड अगर लेता है MCB नीचे करने में, तो एक वायर को मेल्ट होने में कितनी भी तीनों वो 25 मिलीसेकंड से तो ज़्यादा ही लगेगा। सो क्विक रिस्पॉन्स है, तो आपके अप्लायंसेज है ज़्यादा चांसेस है बचने के। फिर आता है स्विचेस। अब सभी जानते हैं स्विच क्या होता है। स्विच इज एन ऑन ऑफ डिवाइस फॉर अ करंट इन अ सर्किट और इन अप्लायंसेस इट इज कनेक्टेड इन द लाइव वायर। जाहिर सी बात है, जिससे करंट आएगा, अगर उस पर ही हम कुछ लगाते हैं और उसको ही, जैसे मान लो फ्यूज़ लगाया, रुक गया तो करंट रुक गया। अब हम मान लो स्विच को न्यूट्रल पे लगाएंगे और हम स्विच को ऑन करिए ऑफ करें, भाई करंट तो लाइव वायर से अप्लायंसेस तक जा ही रहा है ना, तो दिन भर तो जलता ही रहेगा लाइट। इसीलिए हम लाइन वायर पर ही स्विच लगाते हैं। अगर स्विच को बंद किया तो लाइन क्या हो जाती है, वायर अब क्या होती है, आगे वायर से टच नहीं होती है, जिससे क्या होता है उस समय भी सर्किट को ब्रेक हो जाता है। आप अपने घर में देखना, कभी मौका मिले तो अगर इलेक्ट्रिशियन आए तो उसको बोर्ड अगर खोलता है तो देखना जो लाइव वायर होती है, पूछ लेना लाइव वायर कौन है और उसी से पूछ लेना कि वो आपकी उसी में ही कनेक्ट होती है, ठीक है। या फिर अगर कभी मान लो इलेक्ट्रिशियन आया गलती से अगर कुछ और कहीं और जोड़ रहा है, तो आप उन्हें ठीक भी कर सकते हैं कि हाँ कि अंकल सर भैया जो भी है ऐसा नहीं होता है, हमारी बात सुनो, हम हैं शेर, ठीक है ना। और देख ले, तो हमें दो स्विच है यहाँ पर, एक सिंगल पोल स्विच है, एक डबल पोल स्विच है। तो बेसिकली हमें सिर्फ सिंगल पोल ही पढ़ना है। सो सिंगल पोल स्विच, द स्विच यूज्ड with an appliances to start or stop the flow of current in it. It is a single pole switch. A single pole switch disconnects only when the live wire from the appliances. सिंगल पोल स्विच से क्या होता है, जो सिर्फ लाइव वायर है उसी को अप्लायंसेस से रोक देता है।
तो सिंगल पोल स्विच यही, सिंगल पोल स्विच मतलब वही हमारे जो नॉर्मल डेली बेसिस पे आपके घर में लगा वही होता है सिंगल पोल स्विच। और डबल पोल के बारे में आपको पढ़ना है नहीं तो उसकी बात हम करेंगे नहीं। रीजन फॉर कनेक्टिंग द स्विच इन द लाइव वायर। तो इतना लंबा चीज दिया हुआ है अभी, इतना लंबा, ठीक है, इतना लंबा, यहाँ तक बेसिकली यहाँ तक दिया हुआ है। और क्या बताया गया है, बेसिकली एक चीज़ ही बताई गई है कि रीज़न यही है कि लाइव वायर में अगर हम स्विच को कनेक्ट करेंगे, सो अगर हम स्विच को ऑन करते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, अगर हम स्विच को ऑफ करते हैं तो सर्किट ब्रेक हो जाता है। अगर लाइन वायर को हम बीच से काट दे या तोड़ दे तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंस तक जाएगी क्या? नहीं जाएगी ना। तो स्विच वही तो करता है, स्विच जैसे बंद होता है वो सर्किट ब्रेक करता है, स्विच जैसे ऑन होता है वो सर्किट फिर वापस जुड़ जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो यही तो कर रहा है स्विच। डायग्राम में आपको क्या ही दिखा रहा है, ये लाइव वायर से कनेक्ट है, ये देखिए तो बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है। अभी अगर उसको खोल देंगे तो गैप बन गई ना, अब तो लाइन नहीं जा रहा ना बल्ब तक, तो नहीं जलेगा। और लाइन किस में जाती, ट्रैवल करती है, वो लाइव वायर से ही ना लाइन जाती है आगे। इतनी सी चीज के लिए इतना लंबा चौड़ा बुक ने एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। हाँ, वही काफी बच्चों के मन में सवाल आ रही होगी कि हम स्विच को न्यूट्रल में भी तो कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्विच को न्यूट्रल में कनेक्ट करके क्या फायदा मेरे भाई, जबकि लाइन तो लाइव वायर से जा रही है और डायरेक्ट अप्लायंसेस पे पड़ ही रहा है ना, सो वो तो जलेगा ही। और मान लो आपको आपको लाइट बंद करना है, तब आप क्या करोगे? अब बार बार बल्ब को होल्डर से खोलोगे, वापस लगाओगे, उससे तो आपका होल्डर लूज हो जाएगा, बल्ब घिस जाएगा, बल्ब की जो आगे वाला सरफेस होता है वो घिस जाएगा पूरी तरीके से। तो न्यूट्रल में लगा कोई फायदा भी नहीं है, इसीलिए लाइव में लगाते हैं, क्योंकि लाइव से ही लाइन जाती है, जिससे लाइन जाएगा हम उसी को ही तोड़ेंगे तभी तो आगे रुकेगा ना करंट जाना। यही चीज बताया गया है। सेफ्टी प्रिकॉशन है व्हाइल यूजिंग द स्विच। सो लिखा गया है कि स्विच शुड नेवर बी टच विद वेट हैंड्स, हमें भीगे हाथों से स्विच नहीं छूना है। आप सभी वेल एक्सपीरियंस्ड होंगे, कभी ना कभी भीगे हाथों स्विच दबाया और काफी जोरदार झटका भी खाया ही होगा। सो if water reaches the live wire, it forms a conducting layer between the hand and the live wire of the switch. Due to it, current passes to the hand through it and the person may get fatal shock. पानी जो है वो स्विच पर जैसे हम डालते हैं वो क्या होती है, करंट के पास जैसे ही काफ़ी वाटर काफ़ी हाई क्या बोलते हैं आपका कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। सो कभी ऐसा मत करना, पानी वाले हाथ से कभी लाइट ऑन ऑफ, मतलब लाइट क्या मतलब स्विच के पास जाना भी मत, तुरंत खींच लेता है वो। मैंने एक्सपीरियंस किया है, आई एम वेल एक्सपीरियंस्ड, तो आपको होगा ही एक्सपीरियंस, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। सो उसके बाद है सर्किट विथ ड्यूअल कंट्रोल स्विचेस स्टे केस वायरिंग। सो ये आपके सिलेबस में नहीं है, सो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद अर्थिंग है, ठीक है। तो लोकल अर्थिंग, सो पढ़ लेते हैं इसको भी जल्दी से ही। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। सो अर्थिंग में, लोकल अर्थिंग में यही लिखा है कि वी हैव रीड दैट लोकल अर्थिंग इज डन इन आवर हाउस नियर द KWH मीटर। ओके, मीटर। फॉर दिस पर्पज अ होल नियरली 2-3 meter deep is dug in the ground. A copper rod or a thick copper wire covered by a hollow insulation pipe is inserted in the hole. A thick copper plate of dimension 50 centimeter into 50 centimeter is welded at the lower end of the copper rod or the wire. It is brewed inside the ground as the figure 9.22. The plate is surrounded by the mixture of charcoal and salt to make good contact between the plate and the earth. To keep the ground damp water is poured through the pipe from time to time. This is form conducting layer between the plate and the ground. The upper end of the copper rod is joined to the earth connection at the KWH meter. So अगर आप के घर में अगर अर्थिंग है, सो आप आसानी से जानते हो अर्थिंग क्या होता है, क्योंकि आप इतने बड़े हो गए होगे कि आपको अर्थिंग के बारे में पता होगी पहले से, अगर आपके घर में है तो। अगर नहीं पता तो चलिए सीखते हैं क्या है। सो बेसिकली लोकल अर्थिंग क्या होती है ना, कि इलेक्ट्रिसिटी को ज़मीन के अंदर भेजना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम जो लोकल अर्थिंग होती है उसमें क्या किया जाता है कि ज़मीन में गड्ढा खोदा जाता है, अप्रॉक्स 3-4 मीटर का, 2-3 मीटर का, जितना एक अच्छी खासी
गड्ढे खोदा जाता है और उसमें क्या किया जाता है, एक आयरन रॉड या आयरन वायर को डाला जाता है और उस आयरन रॉड या आयरन वायर के नीचे एक कॉपर का प्लेट लगा दिया जाता है, ठीक है, होल्डिंग या सोल्डिंग करके कॉपर का प्लेट लगा दिया जाता है। और यहाँ पर उसकी साइज़ दी गई है 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है, एक कॉपर प्लेट रहना चाहिए, ठीक है, लोअर में। और फिर उसको ज़मीन के अंदर डाल दिया जाता है और क्या करते हैं, उसके अगल बगल मिक्सचर ऑफ कोल और सॉल्ट, पहले चारकोल, फिर सॉल्ट, फिर चारकोल, फिर सॉल्ट, फिर चारकोल, फिर सॉल्ट, ऐसे ही देके पूरी तरीके से दबा देते हैं और ऊपर से पानी डाल देते हैं और ऊपर से जो वायर फिर लगा कर उसमें वो एक अर्थिंग की तरह काम करती है। जितनी भी जो आपके करंट है वो डायरेक्ट अर्थ पे चला जाता है। एक अर्थ वायर होता है ना, सो क्यों बनता है अर्थ वायर, जो भी करंट, जो वेस्ट करंट जा रहा है वो डायरेक्ट अर्थ में चले जाए, इधर उधर जाएगा तो लोग झटके खाते फिरेंगे, उससे अच्छा ज़मीन में चल जाए तो यार सेफ्टी रहेगी ना। हाँ, तो सेफ्टी बाय द लोकल अर्थिंग। If due to some reason such as short circuiting as excessive current flow through the line wire, it will pass to the earth through the earth wire. If there is local earthing, otherwise the line wire may gets overheated and it may cause a fire. अब लाइन वायर से अगर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब करंट पास हो रहा है, ठीक है, सो अर्थ वायर यहाँ पर क्या करता है, वो सारी एनर्जी अर्थ वायर के पास जाती है, वेस्ट जो भी बच रहा है, अब बल्ब को तो 100 वोल्ट का बल्ब है तो 100 वोल्ट की खाएगा ना पावर, उसके बाद जो एनर्जी बच रहा है वो क्या होता है, वो अर्थ वायर के द्वारा सीधे ज़मीन में चला जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बन रहा होगा कि हम फ्यूज़ तो लगाते हैं ना, अगर 100 वोल्ट से ज़्यादा अगर वो जा रहा है करंट तो वो तो ब्रेक कर जाएगा, तो आपकी तो अप्लायंसेस बच गई। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो आपके घर में आपका पूरा एक रिंग सिस्टम है रूम का, ठीक है, उसमें 8 बल्ब, 2 पंखे, एक टीवी, एक गीज़र, एक एसी चल रहा है, ठीक है, एक रूम का बात कर रहे हैं। अब मान लो सब कुछ बंद है, 30 एम्पियर का करंट आ रहा है रूम में और सारे सामान चलेंगे एक बार में तो 30 एम्पियर का करंट लग रहा है। अगर मान लो सिर्फ एक बल्ब जल रहा है रूम का और वही 30 एम्पियर का करंट आ रही है और सिर्फ एक बल्ब ही जल रहा है, सो आपका जो सर्किट है वो इस समय ब्रेक नहीं करेगा, वो फ्यूज़ ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ एक बल्ब के पास उतना करंट जा रहा है। पर जो बाकी करंट है वो कहाँ जाएगा, सारे अप्लायंसेस तो बंद है, सो वो करंट सीधे चल जाएगा न्यूट्रल में, न्यूट्रल से अर्थ में और इससे ज़मीन में। हो गया मेरा बात ख़त्म। अब फिर है अर्थिंग ऑफ एन अप्लायंसेस, जो कि नहीं है, सो इसको नहीं पढ़ना है। फिर उसका सेफ्टी है वो भी नहीं पढ़ना हमें। फिर 3 पिन प्लग है ठीक है, सो आपके घर में 3 पिन प्लग होगा ही। 3 पिन प्लग ये देखिए ना एग्जाम्पल, तो इसको कहते हैं 3 पिन प्लग बेसिकली। ये देखिए ये 3 पिन प्लग है और इसके हमारे जो लेफ्ट साइड है उसमें लाइव वायर होता है और जो राइट साइड है उसमें न्यूट्रल वायर होता है और ऊपर आपकी अर्थ वायर होता है, ठीक है, जिससे करंट क्या होता है डायरेक्ट अर्थ में चला जाता है, जो भी करंट एक्स्ट्रा होता है। तो इस तरीके का कुछ होता है हमारा 3 पिन। देखिए 3 पिन वायर सेम है, ऐसे ही दिया हुआ है। हाँ, तो इसको वापस रख देते हैं ऊपर। तो यही है 3 पिन वायर। इसी से आपके बेसिकली कुछ खास इंपॉर्टेंस है नहीं, तो पढ़ लेते हैं एक बार। ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज आर प्रोवाइडेड विद अ केबल हैविंग अ प्लग एट द वन एंड टू कनेक्ट द अप्लायंसेज टू एन इलेक्ट्रिक सप्लाई। इट इज अ फिक्सचर प्रोवाइडेड विद 3 मेटेलिक यूजली ब्रास पिन्स इन एबोनाइट केस एज इन शोन फिगर। इतना सो ये ब्रास के बने रहते हैं एक एबोनाइट केस में, इसको याद कर लेना। 3 पिन को एक्सप्लेन करने को कहेगा सो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इट इज अ 3 पिन प्लग। द टॉप पिन इज एन अर्थिंग, जो लेफ्ट साइड में है वो लाइव वायर, जो राइट साइड में वो लाइव वायर है। इट इज गुड क्वालिटी प्लग in the good quality plugs these are marked ELN। जैसे कि मैंने जो भी प्लग दिखाया मेरा वो आयरन का प्लग था, सो वो क्या है एक वो उषा कंपनी का, तो काफ़ी बड़ी कंपनी, इसलिए उसके जो प्लग है उसमें लिखा हुआ है आपका अर्थ, न्यूट्रल और लाइव, ठीक है। और जो सॉकेट जो आपके जो ये जो आपके जो ब्रास के जो बने रहते हैं इसको क्या कहते हैं, ब्रास के पिंस जो बने रहते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होने चाहिए, वरना क्या होगा वो गर्म हो जाएगा तुरंत और फिर आपकी जो अप्लायंसेस है वो बिगड़ सकती है, या फिर आपका जो वायर है उस समय वो जल जाएगा। अगर अप्लायंसेस नहीं बिगड़ता तो वायर तो कन्फर्म है जलेगा ही, ठीक है। द अर्थ पिन इज थिकर एंड लॉन्गर देन द अदर 2
यहाँ पर बोला गया कि जो अर्थ पिन है, हाँ जाहिर सी बात है वो बड़ी रहती है और थिक रहती है बाकी दो से। क्यों रहता है वो जानते हैं। द अर्थ पिन इज मेड लॉन्ग सो दैट द अर्थ कनेक्शन इज मेड फर्स्ट। अर्थ पिन को सिर्फ इसलिए बड़ा बनाया जाता है क्योंकि आप जैसे प्लग को सॉकेट में डालोगे सबसे पहले अर्थ वायर जो है आपका वो सॉकेट से टच होगा, और अर्थ वायर अगर सॉकेट से टच हो गया तो उसके बाद लाइव वायर में अगर ज़्यादा करंट है तो वो अगर टच होती है सो क्या होगा, तुरंत सारा करंट अर्थ वायर से नीचे चला जाएगा। पर अगर लाइव वायर ही पहले कनेक्ट हो गया और बहुत ज़्यादा करंट है, तुरंत अप्लायंसेस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा मिली सेकेंड में, ठीक है। तो आपका क्या होगा, अर्थ वायर लगते लगते ही काम तमाम हो जाएगा। इसीलिए अर्थ वायर को पहले छुआ देते हैं, टच करवा देते हैं, इसलिए बड़ा रखा जाता है उसको। और दिस इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द यूजर बिकॉज इफ द अप्लायंसेस इज डिफेक्टिव then the soon as the live wire pin gets connected the current passes to the earth and the flow blows off। और एक सेफ्टी भी करता है, करंट अप्लायंसेस अगर ख़राब हुआ तो अर्थ पहले अगर कनेक्ट हो जाएगा तो जितनी भी करंट है वो अर्थ से ही पास हो जाएगी। अगर अर्थ कनेक्ट नहीं होता है पहले, आप देखना ना कि जो 2 पिन जिसके होते हैं ना 2 पिन प्लग्स, अभी ना सारे ही अप्लायंसेस में ना 3 पिन प्लग्स दे रहे हैं। अभी देखना सब में 3 पिन प्लग लगाया जा रहा है क्योंकि 2 पिन से ज़्यादा शॉर्ट सर्किट होता है, 2 पिन प्लग से ज़्यादा शॉर्ट सर्किट होता है, इसलिए सब में 3 पिन लगाया जा रहा है। अभी 2 पिन में क्या है दिक्कत है कि मान लो आपका कोई भी सामान है जो डिवाइस ख़राब है और उसको आप करंट दे रहे हो, तो एक लाइव एक न्यूट्रल है, तुरंत शॉर्ट कर जाएगा, तुरंत आपको करंट मारेगा अप्लायंसेस पकड़े हुए हैं तो, इसलिए भी 3 पिन देता है। अर्थ वायर है ही नहीं 2 पिन में, सो करंट कहाँ से नीचे जाएगा, कहाँ से आप बचोगे, झटका तो लगना लाजमी है, तो इसीलिए 3 पिन दे रहा है। सो यही है, नोट आपको पढ़ लेना है, नोट नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद सॉकेट है जो कि आपके पोर्शन में नहीं है, पर अगर आपने 3 पिन पढ़ा है तो सॉकेट भी पढ़ ही लो। तो सॉकेट कुछ इस तरीके का होता है आपके रूम में, स्विच इस तरीके का होता है, ठीक है। तो सॉकेट में क्या रहता है, सेम चीज़ रहता है, अर्थ वायर ऊपर रहती है, पर इस बार क्या रहता है आपका लेफ्ट में न्यूट्रल रहता है, राइट में लाइव रहता है। अभी एक एग्जाम्पल फिर देना पड़ेगा, फिर इसको नहीं चलाना पड़ेगा। अगर ये देखिए आपका जो 3 पिन प्लग है इसमें क्या रहता है, इधर लेफ्ट में रहता है लाइव वायर और राइट में रहता है न्यूट्रल वायर। आप देख लो आराम से, रुको वीडियो को जूम कर लेते थोड़ा, ठीक है। आई होप अब आप देख पा रहे हो अच्छे से, देख लिया। अब ये जो लाइव वायर है और ये है न्यूट्रल वायर, लेफ्ट और राइट, यहाँ पर लेकिन उसका उल्टा है, न्यूट्रल जो आपका लेफ्ट में है और लाइव जो आपका राइट में है। लेकिन क्या होता है यहाँ पर आपको बोलता है कि आपका सॉकेट में न्यूट्रल पे न्यूट्रल जाना चाहिए, लाइव पे लाइव जाना चाहिए। बस इसीलिए कारण है कि जब हम इसे लगाएंगे तो ये आप देख लीजिए, हमारा जो लाइव वायर है उसके लाइव वायर से कनेक्ट हो रहा है, और जो राइट वायर जो न्यूट्रल वायर है वो न्यूट्रल से कनेक्ट हो रहा है, जो अर्थ वायर है अर्थ से कनेक्ट हो रहा है। बस इसीलिए जो रीज़न है कि जो सॉकेट और आपके जो 3 पिन है उसमें न्यूट्रल और लाइव वायर इधर उधर है, ठीक है। सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है फॉर प्लग एंड सॉकेट, द हैंड मस्ट बी कंप्लीटेड ड्राई होनी चाहिए वरना तुरंत झटका मारेगा। द प्लग पिन शुड बी फिट इन द सॉकेट टाइटली, और वरना अगर लूज होता है तो फिर स्पार्किंग शुरू हो जाएगी और वो तुरंत आग भी पकड़ लेता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो 3 पिन प्लग है ना उसमें ये जो छेद होते हैं ना, ये शायद दिया कि नहीं दिया नहीं पता बुक में, हम पढ़े नहीं। ये जो छेद होते हैं इसलिए सिर्फ बनाए जाते हैं क्योंकि जब आप इसको जब सॉकेट में डालते हो ना तो सॉकेट का जो साइज होता है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू आपके क्या बोलते हैं 3 पिन से। 3 पिन के जो पिन्स होते हैं सॉकेट उससे छोटा होता है, जब आप उसे डालते हो ना तो ये जो गैप है ये दब जाता है, और दबने के बाद जब ये अंदर जाता है तो वापस खुल जाता है और टाइटली पैक हो जाता है, लूज नहीं रहता, जिससे स्पार्किंग ना हो और कोई बर्निंग ना हो, कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। प्रिकॉशंस आपने देख लिया, कलर कोडिंग ऑफ वायर देख लेते चलिए जल्दी से। सो ओल्ड कन्वेंशन ऑफ कलर कोडिंग ऑफ इंसुलेशन क्या क्या थी, रेड फॉर लाइव वायर था, ब्लैक फॉर न्यूट्रल था, ग्रीन फॉर अर्थ था। और न्यू इंटरनेशनल कलर कन्वेंशन क्या है, ब्राउन फॉर लाइव वायर, लाइट ब्लू फॉर न्यूट्रल एंड ग्रीन फॉर अर्थ वायर या फिर येलो। मतलब जो क्या बोलते हैं अर्थ वायर है वो चेंज नहीं हुआ है, बाद बाकी आपके दोनों चेंज हो चुके हैं। तो ये देखिए नीचे और अच्छे से दिया हुआ है, आप इसको प्लीज़ पढ़ लेना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। MCQ आ रहा है एग्जाम में 10 मार्क्स का, वहाँ पर ज़रूर ये पूछेगा या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्योंकि पिछले 4 साल में ये क्वेश्चन कॉमन है।
तो इसको प्लीज़ पढ़ लेना, ठीक है। हाई टेंशन वायर्स नहीं आ रहे, सेफ्टी प्रिकॉशंस भी नहीं आ रहा है। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है हमारा वो हो गया ख़त्म। आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना, एक्सरसाइज प्लीज़ सॉल्व कर लेना। अगला चैप्टर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, सो आई होप, और पार्ट 1 तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया था आपको पहले वाले पार्ट में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट कर बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।